बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं आज के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। इमरान हसन, मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा एज यूजुअल। अगर नहीं हुआ तो एक्सप्रेसो है ना, आप ट्यून करें। आपके दिन का आगाज अच्छा करने की गारंटी हम आपको देते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारी खबरों के साथ। बिल्कुल। और आज के सेगमेंट के हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से इससे पहले कि हम बात करें, जो बात सबसे ज़रूरी है वो करना आपके मूड के हवाले से है। अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत सारे लोग सिग्नल्स के ऊपर जब खड़े होते हैं तो उनको देखने में ये पता लगता है कि शायद लोग पता नहीं घर से लड़के आए हैं, ये क्या है। कुछ लोग सारे दिन की प्लानिंग के हवाले से शायद सोच रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बड़े रिलैक्स मोड के अंदर ड्राइव भी कर रहे होते हैं या अपनी वर्किंग डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं ये बात जरूर करूंगा कि जब सुबह जाएं, कोशिश करें अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी स्माइल के साथ करें, पॉजिटिव थॉट के साथ जो करना है। लेकिन कभी कभी आपका जो कह लें, आप उस जोन में या उस फेज में नहीं होते, नहीं होते कि आप हंसे मुस्कुराए, लेकिन स्टिल पॉजिटिव एनर्जी इर्द गिर्द होना भी बहुत जरूरी है, जो अक्सर नहीं होती। लेकिन अल्टीमेटली जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ ये कि जब आप पॉजिटिव थॉट के साथ कोशिश करें कि अपने आप को आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। और आजकल तो मौसम भी अच्छा है, क्योंकि जब तक गर्मियां नहीं आती बहुत सारे लोगों का मूड गर्मियों की वजह से खराब होता है। गर्मियों में मूड खराब होता है। आजकल गैस नहीं आती बहुत से लोगों के घर में, तो उस वजह से भी मूड खराब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हैव अ नाइस डे। अच्छे से स्टार्ट करेंगे तो दिन आई बिलीव कि अच्छा गुजरेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लाहौर के हवाले से एक बात बहुत जरूरी है करना। आपको पता है कि लाहौर के हवाले से ड्रीम डेस्टिनेशन टू फॉल इन लव लाहौर को करार दिया गया है और टॉप के ऊपर है लाहौर इस हवाले से। ये लाहौर और अगर आप लाहौर देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि लाहौर आजकल कितना खूबसूरत है। इस बारे में बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। किसी से बैकडोर राबता नहीं, पीडीएम वाले रावलपिंडी आए तो चाय पिलाएंगे, DGISPR। वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। अवाम के साथ मिलकर कठपुतली हुकूमत को भगाएंगे, बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अमनो अमान के हवाले से क्या इकदामात कर रही है, जानेंगे IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी से। सेगमेंट मेरा घर में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी मुनफरिद लबो लहजे के मालिक गुलकार अदील बरकी से। हेडलाइंस आपने जानी और हम लाहौर की बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने टॉप जो कह लें 52 डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशंस में जो पाकिस्तान को इंक्लूड किया है टूरिस्ट के लिए फॉर 2021। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर लाहौर। लेकिन स्टिल लाहौर का वेदर भी तो ड्रीम डेस्टिनेशन टू फॉल इन लव। यस। और इसके साथ साथ जी लाहौर के वेदर की हम बात करेंगे। तो आज लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 15, जबकि मिनिमम होगा 3। और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इट्स अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, और ये है 208। इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो है 20, जबकि मिनिमम होने वाला है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रहीम यार खान चले जाते हैं। रहीम यार खान में ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री, ओह यहाँ पे तो गर्मी है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है रहीम यार खान का मौसम। विद दैट स्ट्रेट अवे ठंडे इलाके में चले जाते हैं। ज़ियारत के हवाले से अगर बात करें, 12 ज्यादा से ज्यादा कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है बलूचिस्तान के चंद एक इंतहाई खूबसूरत मकामात में से एक। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी अय्याम ज़ियारत में ही गुजरे। अच्छा जी, और बात कर ली हमने मौसम के हवाले से और बात कर लेते हैं बड़ी खबर के बारे में। सबसे पहले बात करें तो कौमी इदारों पर सियासी इल्ज़ामात की बात यकीनी तौर पे आजकल उसकी बाज़गश बहुत ज़्यादा है। कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने की और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के हवाले से तो तबादला ख्याल किया ही, दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ इक़दामात पर भी अहम उमूर पर मीडिया को ब्रीफ किया। और ब्रीफिंग के बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, इसमें कौमी इदारों से मुतल्लिक़ अपोजिशन के बयानी पर उनसे कुछ मुख्तलिफ क्रिटिकल क्वेश्चन किए गए, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। बिल्कुल, DGISPR ने अपोजिशन के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि ये इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है, इसलिए रद्द अमल देने की भी जरूरत नहीं है। पाक फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है, गवर्नमेंट पाक फौज पर लगाए गए इल्जामात का अच्छे अंदाज में जवाब दे रही है। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इल्जामात पर तशवीश पाई जा रही है, तब इसके बावजूद
फौज का जो मोरल है वो बुलंद है और अपनी जगह पर कायम है। बैकडोर राबतों से मुतल्लिक उन्होंने 2 टोक अल्फाज में तरदीद की है कि किसी से बैकडोर राबते नहीं है। फौज को सियासी मामलात में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें पीडीएम के रावलपिंडी की तरफ मार्च के हवाले से, तो पाक फौज के तर्जुमान का कहना था कि मुफज्जल रहमान की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। अगर वो आएंगे तो उन्हें चाय पिलाई जाएगी, पानी पिलाया जाएगा और उनका भरपूर ख्याल भी रखा जाएगा। मौलाना साहब ने उस पे पिज़्ज़े की डिमांड कर दी आगे से। खैर, भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से भी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। रॉ और दाइश के हवाले से उन्होंने कहा कि रॉ दाइश के एक विंग को सपोर्ट कर रही है, लेकिन भारत के नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत हम पूरा नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कौमी इदारों का भरपूर दिफा किया है, मुसलसल कर रहे हैं। अपोजिशन को 2 टोक अल्फाज में उन्होंने पैगाम दिया कि कौमी इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, उनका इलाज करेंगे। हमें इसी हवाले से हम बात भी करेंगे और सारी सूरत हाल डिस्कस करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तजियाकार है, मुख्तलिफ अहम कौमी ओहदों के ऊपर फाइज भी रह चुके हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल का कैसे अहाता करें। जल साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो सुबह बखैर आपको, आई होप कि बहुत अच्छी सुबह हुई आपकी। ये जो स्टेटमेंट कल जो प्रेसर आया है DGISPR का, इसमें एक तो उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की, लेकिन दूसरी जानिब सवाल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है कि फौज इस हवाले से एक हसास इदारा है। अगर उसके ऊपर कोई सियासी जमात या सियासी जमात का इत्तेहाद आके तनकीद करना शुरू कर दे, चूंकि फौज का काम नहीं है सियासत के अंदर, तो इसलिए उनके लिए इसको डिफ्यूज करना भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको कैसे कम किया जाए ताकि कम से कम ये सिलसिला कुछ थमे, रुक जाए यहाँ पे? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से फौज ने इसका रिएक्शन ना देकर खामोशी इख्तियार की है, यही बेहतरीन तरीका है। और इसमें आपने नोट किया होगा कि अगर खुद कोई कुछ कहे तो उसकी ज़रा कम होती है पजीराई। जैसे पाकिस्तान ने फोल्डर बनाया तो दुनिया में हमने भेजा, लेकिन जो ही EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की बात वहाँ से बातें निकली तो फिर एकदम लोगों को यकीन आने लगा। और अब देखने की बात यह है कि देखिए वो जब डिसइंफॉर्मेशन लैब के जो हिंदुस्तानी बयानिए हैं, जब वो सामने आ गए, और अगर आपको ऐसा लगे या अवाम को ऐसा लगे कि उससे मिलते जुलते बयानिए कहीं और से भी आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। इसमें कोई ज्यादा उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि टेंशन क्रिएट की जाए, स्टैंड ऑफ क्रिएट किया जाए, लोगों को खुद समझने का मौका दिया जाए। और जिस तरीके से मीडिया हमारा बड़े अच्छे तरीके से चीजों को सामने लेकर आ रहा है, यही अगर तरीका अख्तियार किया तो यही मेरे ख्याल बेहतरीन है। और यही इसी तरीके से इसको आगे चलना चाहिए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नो डाउट बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़े 2 टोक अल्फाज में बात किया गया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये बहुत एक क्लियर मैसेज दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें पीडीएम में, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी हम पिंडी की तरफ मार्च करेंगे, जिस पर DGISPR ने कहा है कि हम उन्हें चाय पानी भी पेश करेंगे, उनका भरपूर वेलकम करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप मौलाना के इस बयान को, या जो पिंडी की तरफ मार्च करने का उनका जो स्ट्रैटेजी या इरादा है? पहले तो इस बात को कवर कर लें कि अगर फौज कहती है कि जी हम मुदाखलत नहीं कर रहे और कुछ लोग कहते हैं जी मुदाखलत कर रहे हैं, तो जब भी 2 एंटिटीज के दरमियान कोई इस किस्म का तनाज़ा पैदा हो तो फिर क्या किया जाता है? किसी तीसरे फरीक के पास जाया जाता है। तो उन्होंने सही कहा कि इंस्टीट्यूशन मौजूद है, अदालतें मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। अगर कोई शिकायत है तो वहाँ जाएं और वहाँ से अदाला कर लें और इसका पता। मैं तो बल्कि ये भी कहा करता हूँ कि देखिए इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, वो ले आए कोई 10-10 लोग अंदर से ले आए जो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें कि जी मैं ये बैठा हूँ, मुझे फलाने कर्नल साहब ने ये कहा था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस तरीके से जब लेकर आए तो अच्छा। जहां तक ये बात है, मेरा ख्याल उनकी असेसमेंट दुरुस्त है कि इधर लोग आने के नहीं है। उसकी आप भी वजूहात जानते हैं। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पीछे हट गई है। PML नून का बयानिया माइल्ड होता जा रहा है, जरा उसमें ठंड आ रही है, जिसका ये मतलब है कि हाँ जी उसमें भी शिद्दत कम हो रही है, जिसका मतलब है कि काफी लोग उसमें साथ। तो अगर आएंगे मौलाना आए तो उनके साथ ज्यादा कौन होंगे? अच्छा जल साहब, यहाँ पे जो सवाल है, आपने चूंकि आप सियासी उमूर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि क्या मौलाना आते हैं तो उनका मार्च कामयाब होता है या उनको हमारे इदारे कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सवाल ये कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस किस्म की सूरत हाल को हमारे दुश्मन मुमालिक एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे इदारों के खिलाफ। छोटी सी बात होती है, बड़ा बना के पेश करते हैं और मुल्क की और इदारों की बदनामी होती है। तो इसका हल तो सिर्फ यही है ना कि सूरत हाल को खत्म किया जाए, रोका जाए। यहाँ पे इसके लिए अब तक जो कुछ
इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, आप इससे मुतमईन नहीं, या समझते हैं कि कुछ मजीद हुकूमत को आगे बढ़ के इसको रोकना होगा, कोई डायलॉग प्रोसेस करना होगा ताकि ये रुक जाए सिलसिला यहाँ पे? जी, एक तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए कि फौज का काम है मुल्क की हिफाजत करना बैरूनी और अंदरूनी तरीके से, और कुछ और इंस्टीट्यूशंस का काम है, अवाम का काम है, मीडिया का काम है फौज की हिफाजत करना। फौज को भी अपनी इज्जत की हिफाजत दरकार होती है, लेकिन वो खुद ये काम नहीं कर सकते। तो जब फौजी पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं तो मुल्क में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो फौज की हिफाजत करें। तो मेरा ख्याल है ऐसे लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, मीडिया में भी हैं, अवाम में भी हैं। तो यही इसका सही तरीका है। जहां तक देखें, जो बड़ी ताकतें हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो परसेप्शन मैनेजमेंट की है। जो लोग मेरी इस बात को समझते हैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो जब एक बात फैलाई जाए, एक परसेप्शन आम की जाए, तो उसका जवाब डंडे से नहीं दिया जा सकता, उसका जवाब भी उसी दायरे में देना चाहिए, काउंटर परसेप्शन मैनेजमेंट में, काउंटर नैरेटिव में देना चाहिए। तो उसकी कोशिशें जारी हैं और मेरा ख्याल है अब तो वो कामयाब होती भी नजर आ रही हैं। यही दुरुस्त तरीका है जी। ठीक है। अच्छा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि भारत रॉ जो है बेसिकली वो मुल्क में दहशतगर्दी या इंतशार फैलाने के लिए दाइश के एक विंग को भी सपोर्ट कर रहा है। हुकूमत जो हम कह लें फॉरेन अफेयर्स इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे ये भारत की दहशतगर्दी को कई प्लेटफॉर्म्स पे बेनकाब कर चुकी है, सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, चूंकि अब मुल्क के अंदर अंदरूनी जो हम मामला दें उसमें इंतशार अगर फैलाने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रैटेजी हमें मजीद क्या अपनानी होगी, जिससे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत क्लियर अंदाज में कहा गया कि सपोर्ट मिल रही है भारत की जानिब से? जी, और आपने देखा होगा कि ये भी बताया गया कि किन 6 शोबों में भारत जो है काम कर रहा है। उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें परसेप्शन, ये सारी चीजें। तो हमें भी इन तमाम शोबों में काम करना होगा। ये सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। अगर हम ये समझते हैं कि दुनिया हमारी मदद को आएगी और आके भारत का हाथ पकड़ेगी, तो ये तो एक काम ख्याली है। ये जरूर है कि वो काम करते रहना चाहिए ताकि दुनिया को पता हो कि भारत क्या कर रहा है, लेकिन ये हमारे बहन भाइयों को ये पता होना चाहिए कि कुछ काम हमने खुद करने हैं। उस हाथ को पकड़ना है जो हाथ ये सारे काम कर रहा है, और उन तमाम शोबों में जवाब देना है जिन शोबों में वो काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हमें पूरा हक हासिल है वो सब कुछ करने का जो भारत हमारे साथ कर रहा है। जन साहब, ये सवाल मेरा प्योरली हुकूमत के हवाले से है। आपसे प्योरली हुकूमत के ऊपर मैं राय आपसे लेना चाहता हूँ। हुकूमत ने, चाहे वो भारतीय बयानिया हो या ऐसा बयानिया जो इदारों के मुखालिफ हो, वो कहीं से भी आ रहा हो, इसको डिफ्यूज करने के लिए आपके ख्याल में इनफ इनिशिएटिव अब तक लिए हैं, ऐसे इक़दाम किए हैं? क्या हमने, आप मुतमईन हैं इससे? खासतौर पे हम अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या नैरेटिव का जवाब देने की बात करें, आप मुतमईन हैं हुकूमती इक़दाम से? जी, मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर आप मुझसे सही पूछें, उसकी वजह यह है कि देखिए, हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि वो जो फोर्सेस हैं उनको उनका सहारा ले या उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, वो एक उनका ज़ैली इदारा है। उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत की हिफाजत हुकूमत का पूरा इसका बनता है, फर्ज बनता है। वो उनको चाहिए था कि जाते कोर्ट में और कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अदारों के खिलाफ कोई नहीं इस किस्म की बात करेगा और ये कर रहे हैं, तो उनको लेकर आना चाहिए था वहां पर। और वो अब भी मैं समझता हूँ कि जरूरत है इस बात की उनको लेकर जाए, ज्यादा इक़दाम। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और अहम मौजू पे अपना तबसरा हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया। जनरल नईम लोधी हमारे साथ मौजूद थे इसी नोट के ऊपर। आपने सुना इस वक्त जो सूरत हाल है और जनरल साहब की राय भी आपने सुनी। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब हम बात करने वाले उस इम्पॉर्टेंट इशू की जिसकी पिछले दिनों हमें बहुत कहले गूंज सुनाई दी। और जब हम मोबाइल डाटा की बात करते हैं, अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं, पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फ़ोन में स्टोर होती हैं, और जब हम किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर उसके लिए मतलब साइन अप करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा डाटा है वो सेफ़ रहे। इससे पहले फेसबुक की जानिब से कुछ इस तरह के मामला आए और बहुत लोगों ने शोर मचाया, जी हमारा डाटा जो है वो लीक हो रहा है, थर्ड पार्टी देख रही है। अब इसी तरह की कुछ चीज़ें हमें व्हाट्सएप पे भी इमरान सुनने को मिली, और कि हमारा जो व्हाट्सएप में हमारे जो फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारा फ़ोन मॉडल है, फ़ोन का सिस्टम है, सर्वर है, सारी चीज़ों का जो डाटा है वो जो कि एक नया फीचर मुतारिफ करवाया जा रहा है, उसके थ्रू हमारा डाटा थर्ड पार्टी देख सकती है। तो अब इस दुनिया में 2 अरब से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कुछ इतलात के मुताबिक, जैसे कि हमने आपको बताया कि वो नई पॉलिसी आई है, इसके मुताबिक न सिर्फ सार्फिन का डाटा व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा बल्कि कुछ इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन जो कि पर्सनल है, जिसमें मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फ़ोन
मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, Operating डिवाइस system, इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी व्हाट्सएप से शेयर होगी, फेसबुक के साथ शेयर होगी। लेकिन इमरान, इसके साथ साथ व्हाट्सएप के मालिक ने जो उन्होंने कह दिया है कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं, एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड का जो हमारा फीचर है वो उसी तरह का उसी तरह है, लेकिन बहुत सारी टेंशन अभी भी लोगों में मौजूद है। और इसी हवाले से बिल्कुल हम हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं उसामा खिलजी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उसामा, हम सब बड़े परेशान हैं कि जी हमारा डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइवेट डेटा थर्ड पार्टी देख सकती है। क्या ये नया फीचर है बेसिकली, और इसमें क्या मिसकंसेप्शंस हैं या हमें क्लियर करने की ज़रूरत है इसको? जी शुक्रिया जी। सबसे पहले जैसे आपने कहा, प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की अपडेट हो गई है और वो पहले से उन्होंने हमें बता दिया है। फरवरी 8 तक का जो है हमें टाइम दिया गया है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उन्होंने कहा है कि आप डिलीट कर दें व्हाट्सएप। तो इसमें बेसिकली इन्होंने कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज किए हैं। उसमें आप देख लें, जो आपकी 1-to-1 चैट्स हैं और जो ग्रुप चैट्स हैं वो इनक्रिप्टेड रहेंगी, तो वो कोई नहीं देख सकता। तो जो आप तस्वीरें भेज रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं वो अभी भी सिक्योर है। लेकिन उसके अलावा और जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने कहा कि आपका स्टेटस अपडेट, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप पे नाम, क्या डिवाइस है, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है, आपकी आईपी एड्रेस आपका क्या है, और आईपी एड्रेस से जो है फिर उनको लोकेशन मालूम हो सकता है। लेकिन जब आप अपना लोकेशन किसी के साथ शेयर करते हैं, वो वाला लोकेशन नहीं शेयर होगा, आपका जो आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन होगा वो भी व्हाट्सएप को मालूम होगा। आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर एक तरफ व्हाट्सएप इस चीज को क्लियर कर रहा है कि आपकी चैट एनक्रिप्टेड रहेगी, दूसरी जानिब व्हाट्सएप को जरूरत ही क्यों पड़ रही है ये करने की? अगर उनको इससे कोई सोशली कोई डैमेज नहीं हो रहा है, देन व्हाई व्हाट्सएप इज गोइंग टू डू दिस? देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। व्हाट इज दैट पर्पस? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सारी चीजें हैं जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, इसको मेटा डेटा कहा जाता है। मेटा डेटा वो होता है जो आपको ओवरऑल आपके एक वो ट्रेंड बताता है। तो मतलब आपका क्या कनेक्शन है, कौन सा फोन है, क्या स्टेटस है, क्या फोटो है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीजें भी आपके बारे में काफी एक प्रोफाइल बनाती हैं, जिसके जरिए एड्स को टारगेट किया जा सकता है फेसबुक पे और एप्लीकेशंस पे जो फेसबुक ओन करती है, सच एज इंस्टाग्राम। और आप ये भी देख लें कि कुछ साल पहले फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और क्या मकसद है इनका ये खरीदने का? तो हमें मालूम है कि फेसबुक डेटा माइन करता है, वो डेटा एडवर्टाइजर्स को भेजता है, जिसके जरिए आपको एड्स नजर आते हैं, और यही बिजनेस मॉडल है फेसबुक का। हमारी तो इसमें टोटल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। अच्छा उसामा, चूंकि अभी हम बात करें इस नई पॉलिसी के हवाले से, ऑब्वियसली जब हम चैट करते हैं या व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों का बहुत पर्सनल और प्राइवेट डेटा है। अभी जिस तरह से आपने भी कहा कि हमें ज़रूरत ही क्यों पेश आई व्हाट्सएप को कि इसने ये फीचर, अगर हमारे फेसबुक एड्स के थ्रू भी हमने ये देखा था कि जब फेसबुक ने ये फीचर मुतारिफ करवाया था, तब भी लोगों ने बहुत कंसर्न शो किए थे कि हमारा डेटा फेसबुक के पास जा रहा है। तो अब तो इसका यही मतलब है कि अगर व्हाट्सएप पे ये फीचर आया है एडवर्टाइजमेंट्स का, तो ये भी हमारा डेटा किसी ना किसी तरह उन तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो जो चैट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो भी फेसबुक के पास जाएगा। और जितना ज्यादा डेटा और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी, उतना ही इनके एड्स बेहतर होंगे। अभी आप ये देख लें कि ये फेसबुक के एड्स की बात है, और जो व्हाट्सएप पे आप बिजनेस अकाउंट्स के साथ जो चैट करती हैं, वो जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को नजर आ सकता है, लेकिन प्राइवेट अकाउंट के साथ जो चैट है वो नहीं नजर आएगा। लेकिन जो बिजनेस भी अकाउंट्स है वो भी बहुत ज्यादा है, और अक्सर अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर होता है, बिजनेस अकाउंट होता है, उनके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के पास भी जा सकती है। तो ये जो है माइंड में रखने जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इनको मालूम हो सकती है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन है, कितने लोग हैं, उसका क्या नाम है, उसके क्या
फोटो है जो अगर ग्रुप का स्टेटस है वो मालूम हो सकता है, लेकिन ग्रुप चैट जो है वो प्राइवेट रहेगा। सो इट्स जस्ट अबाउट द चैट, आप कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ये कह रहा है महफूज है। अच्छा, इसमें हम जो जितना हम कॉन्शियस हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, ऑलमोस्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे मुसलसल टॉप ट्रेंड यही चल रहा है, टॉप 3 के अंदर है। जितना कॉन्शियस हम हो रहे हैं बीइंग अ सारिफ, हमें होना चाहिए। एक तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे हमें ये बताइए, क्या बाकी दुनिया भी इतनी कॉन्शियस है? नंबर 1। नंबर 2, इन केस इफ वी आर दैट मच कॉन्शियस, पाकिस्तान अपने टेलीकॉम अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कोई इनिशिएटिव ले सकता है कि व्हाट्सएप से बात की जाए सारी सूरत हाल पे, या नहीं ऐसा नहीं होगा? एज यू सेड 8 फरवरी इज अ डेडलाइन, नहीं तो व्हाट्सएप डिलीट कर दें। कल फवाद चौधरी ने इस हवाले से ट्वीट भी की है। एक कोई सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करते हैं या हम कोई भी फीचर नया इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एप्पल स्टोर पे है या दीगर उस पे है, हमारे पास एक एग्री करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं और हम उसको बगैर पढ़े एग्री कर देते हैं। बट स्टिल उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हमारे प्राइवेसी या हमारे डाटा या कंटेंट से रिलेटेड भी होते हैं। सो हम उस वक्त भी तवज्जो नहीं देते और ये हमें कितना फोकस, क्योंकि हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि हमने उसको आई एग्री किए बगैर आगे जाना है। और इसी तरह से अगर आप बात करें तो हम जी आपने दीगर टेलीग्राम और सिग्नल की बात की, इस पर भी मैंने इंस्टॉल करके मैं कल चेक करी थी तो उस पर भी एग्री की ऑप्शन थी और उसमें भी हमारा कॉन्टेंट कहीं ना कहीं वो लोग ले रहे हैं। तो फिर ये व्हाट्सएप के ऑल्टरनेट तो ना हुआ। देखिए, व्हाट्सएप के जो परमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वसी हैं और अगर आप सिग्नल से कंपेयर करें तो सिग्नल सिर्फ आपका डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टाइप देखता है और मेरे ख्याल से आपका फ़ोन नंबर ऑब्वियसली उनके पास जाता है क्योंकि उसके थ्रू आपकी फिर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन इसके अलावा जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी सिक्योर रहती है। तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी उसमें डिफरेंस है। और व्हाट्सएप का, क्योंकि वो फेसबुक का मॉडल यही है और उस कंपनी की एम्बिशंस ही यही पैसा बनाना है, तो उसमें अगर नई प्राइवेसी पॉलिसी में देखें तो व्हाट्सएप में ये भी लिखा है कि अभी हम व्हाट्सएप पे एड्स नहीं डालेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में हम डालेंगे तो हम प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर देंगे। तो इशारा यही है कि शायद अभी व्हाट्सएप पर भी कुछ सालों या महीनों में हमें एड्स नजर आना शुरू होंगे। राइट उसामा, थैंक यू वेरी मच उसामा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। और इस इंतहाई अहम मौजू पे हमसे आपने इज़हार ख्याल किया। एक तो आपने हमें क्लियर कर कि चैट हमारी चाहे ग्रुप चैट है या 1-to-1 चैट है वो इनक्रिप्टेड ही है एज पर व्हाट्सएप, लेकिन आपका जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल पिक्चर, आईपी एड्रेस, समहाउ लोकेशन, ये शेयर हो रही है। is the main thing basically। और उसके अलावा जो इस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त एक मोनोपोलिस्ट अप्रोच सोशल मीडिया में पाई जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्क जुकरबर्ग, दे ओन ऑलमोस्ट ऑल मेन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। सो देखना ये होगा कि क्या इस मोनोपोलिस्ट अप्रोच को देखते हुए जितने भी सारिफ दुनिया भर के अंदर देयर इन बिलियंस, उनकी सिक्योरिटी को कौन यकीनी बनाएगा। आपको याद होगा 88 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी बंद कर दिया गया था। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और एक और अवामी मफाद का, यानी कि आपके मफाद का टॉपिक जिस पे हम अक्सर बात करते ही रहते हैं वो है महंगाई। जब तक कम नहीं होगी हम बात करते रहेंगे इस पे, जैसे कि हम कोविड पे बात करते रहते हैं। इसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि आज भी इसको ज़रा डिस्कस किया जाए, चूँकि मुख्तलिफ जो खाने पीने की चीज़ें हैं या अजनास हैं वो अब भी आवाम की पहुँच में नहीं है। ओबियसली चीनी की हम अगर सरकारी नर्ख की बात करें तो 83 रुपये, कहीं 90 रुपये किलो से कम नहीं मिल रही है। हुकूमत कहती है कि शायद 70 रुपये आ गई है, उससे कम होगी। और मारूफ ब्रांड्स ने भी जो ताज़ा तरीन खबर है कल की खास तौर पे खुर्दनी तेल के हवाले से कि उसकी कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। बिल्कुल, और आलमी मार्केट की बात की जाए इसमें लोहे की कीमतें बढ़ने से सरिया भी महंगा हो गया। फी टन जो कीमत है वो 1,03,000 रुपए से बढ़कर 1,29,000 तक पहुंच गई है। और जनवरी के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह 15.80% पर आ गई है, जिसमें 0.06% जो इजाफा हुआ है। जबकि हफ्ते की बात की जाए तो 22 ज़रूरत जो उसकी कीमतें हैं, ज़रूरतें जो रोज़मर्रा बिल्कुल उनकी कीमतों में 6% कमी हुई है। चीनी, दालें, खाने पकाने का तेल हो, जब वो भी सब महंगा हो चुका है। जबकि मुर्गी, अंडे, टमाटर, ये बेसिक नेसेसिटी जिनकी हम बात करते हैं, ये सब कुछ ना कुछ इनमें कमी तो वाक़या हुई है, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई का एलिमेंट है वो अभी तक उसी तरह से मौजूद है। लेकिन 15% पे इन्फ्लेशन पहुंच गई, ये तो डबल डिजिट में नहीं जाने देती गवर्नमेंट से होती है, और उसको 15% पे पहुंचा दिया मौजूदा हुकूमत ने। नाअहली है, नाकामी है, इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ शमसुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं जो कि नायब सदर कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी हैं और उसके साथ साथ
कमोडिटी एक्सपर्ट के तौर पे तो आप इनको जानती हैं, हमारे शोज के अंदर आते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये सारी सूरत हाल का आप अहाता कैसे करें। शमसुल साहब, सबसे पहले चूंकि हुकूमत बड़ा जोर दे रही है ना अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर कि जी उसमें बड़ा बूम आ गया है, प्राइम मिनिस्टर अपनी हर स्टेटमेंट में सीमेंट की बात करते हैं कि उसकी जो सेल है उसमें इजाफा हो चुका है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब सरिये की कीमत हमने बताई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि इस्तेमाल होता है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीज़ें सारी की सारी फ्री फ्लोट कर रही हैं, कहीं पे भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है या खाने पीने की चीज़ें हैं। आपकी क्या राय है इस पे? जी बिल्कुल, देखें जी, हमारे यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के सिस्टम में, हमारी मार्केट के सिस्टम में, जिसको आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी एड्रेस नहीं किया। हमारा अदारा शुमारियात जो है वो आपको फिगर्स को कोट कर रहा होता है, डेटा मॉनिटर कर रहा होता है, बल्कि उसने भी एक कमाल होशियारी दिखाई है कि इस दफ़ा उसने जो बेस लाइन है वो 2015-16 से शुरू कर दिया, हालांकि पहले 2005-6 की बेस लाइन थी, ताकि इन्फ्लेशन के फिगर्स आवाम के सामने कम आ सके। और उसमें जो बास्केट होती है, फूड बास्केट, उसके अंदर भी बहुत से आइटम कम कर दिए गए हैं। अगर आप देखें कि खाना जो है चावल का आइटम है, उसके अंदर आपको साबुत चावल जो 200 रुपए से लेकर 200-250 रुपए किलो तो चावल मिल रहा होता है, जबकि उन्होंने सिर्फ उसके अंदर ब्रोकन राइस को शामिल किया है। तो वो आइटम्स जो आपके डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं उनको भी उसके अंदर भी फजिंग की गई है। और साथ ही आपको एक मैं बताऊं कि आपकी महंगाई की जो बुनियादी वजह ये है वो ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिस्टम दुनिया में जो राइज है कि डिमांड और सप्लाई वाला और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के महंगाई को कम किया जाता है, वो यहाँ काबिले अमल नहीं है, क्योंकि यहाँ कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है और यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे महंगाई बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जनवरी 2019 के अंदर जब आपकी जो है 2020 में 12 से 13% तक महंगाई हो गई थी, उस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट भी 13.25% था। इंटरेस्ट रेट को कम करने से पाकिस्तान में, क्योंकि सप्लाई साइड इसके अंदर ज्यादा रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, तो उससे कम करने से महंगाई कम होती है। शुगर के ऊपर इंडस्ट्री में बहुत सारी बात की, आपने कोट किया शुगर की प्राइस को, उसमें भी आपकी मॉनिटरिंग तो है, आपका डेटा आ रहा है सामने, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो पॉलिसी होती है जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो वो तमाम आपस में compete कर सकें, वो नहीं है। और अननेसेसरी प्रोटेक्शन जो है शुगर इंडस्ट्री को मिलती है, जिसकी वजह से वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। और उसके बाद एक और, शुगर इंडस्ट्री तो बदनाम है ही, लेकिन असल जो नास्टी रोल प्ले करते हैं वो है होल्डर और साथ में सट्टेबाज। आपके पाकिस्तान में कमोडिटी एक्सचेंज कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पैरेलल कमोडिटी एक्सचेंज चलाया जाता है जो ना सिर्फ चीनी का बल्कि खाने पीने के तेल का जो है उसमें भी सट्टा होता है, यान में सट्टा होता है, और आपके जो है बहुत सारी जो है अनाज खल इसके अंदर सट्टा किया जाता है। तो ये टोटली इलीगल एक्टिविटी है। आपने मिडिल मैन की बात की कि ये सारे जो मामलात होते हैं उस वजह से भी सफर करता है एक सारिफ, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें अब गवर्नमेंट ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाने में अभी तक हमें उस तरह से 2.5 साल में कामयाब नजर नहीं आई कि जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो आम आदमी की जरूरत है, उनको कम किया जाए। मुआशी शारिये बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पब्लिक डजंट केयर अबाउट इट। उनको ये फिक्र है कि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो सस्ती मिले। क्या माफियाज इतने स्ट्रांग हैं कि आम आदमी तक जो कह लें उसको वो तमाम फैसिलिटीज या जरूरत जिंदगी जो है उसको बेहतर अंदाज में नहीं मिल रहे, और ये अभी तक उसी तरह से महंगाई को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट नाकाम है? देखिए जी, बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो है पॉलिसी की। पॉलिसी जब तक आप ऐसी पॉलिसी, स्मार्ट पॉलिसी नहीं लेकर आओगे जो आपकी मार्केट में सप्लाई को इम्प्रूव करे, और उसके साथ ही आपका जो कंपटीशन है, जैसे अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ हो रही है और उसकी प्राइस अगर 60 रुपए से बढ़ के एकदम से 110 रुपए पे चली गई थी, तो उसके लिए आपको फौरन इम्पोर्ट खोलनी होती है। अगर आप इम्पोर्ट को बंद कर दें, शुगर केन के ग्रोअर्स को सिर्फ ऑन द मर्सी ऑफ मिलर्स रखें, तो फिर तो हर जगह डिस्टॉर्शन है, और डिस्टॉर्शन जब की जाती है तो फिर एक सेक्टर तो फायदा उठाता है, लेकिन जबकि कंज्यूमर नुकसान उठाता है, उसके बाद जो ग्रोअर है वो नुकसान उठाता है। तो हमें पॉलिसी अच्छी देनी है। हुकूमत ने एक बनाई थी रिफॉर्म्स कमेटी, उस कमेटी के बाद जो है कोई खास अमल नहीं नजर आया, और 15 अक्टूबर को 15 नवंबर 15-20 नवंबर से जो है आपकी क्रशिंग स्टार्ट हुई, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होती है। और इस दफा तो एक SRO भी निकाला गया है, जो इस दफा चीनी की कीमत बढ़ रही है, वो FBR ने एक SRO 889 निकाला है, जिसकी रूह से शुगर मिल्स को और कुछ और इंडस्ट्रीज को अपनी फैक्ट्रीज के ऊपर कैमरास लगाने थे। कैमरा के जरिए वो अगर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और उसके बाद फिर FBR का एक प्रेस में खबर भी आई कि 1 जनवरी से हम जो है इसकी शुगर निकलने नहीं देंगे जहां पर ये कैमरे नहीं लगेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने 15 दिन की और एक्सटेंशन दी है। तो ये वो चीजें हैं जो सूट करती हैं होल्डर्स को मालूम था कि चीनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने एक इंतहाई अहम नुक्ता अपने पहले जवाब में बताया इंटरेस्ट रेट के हवाले से।
एक तरफ आप कहते हैं कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी कैश इकोनॉमी को सूट नहीं करता, 100% ट्रू, लेकिन दूसरी जानिब कम इंटरेस्ट रेट हमारे कमर्शियल बैंक्स को सूट नहीं करता, जिनसे सबसे ज्यादा बोरोइंग गवर्नमेंट कर रही होती है या कर चुकी है ऑब्वियसली। दूसरी जानिब आपने जो बात की ट्रेड डेफिसिट के हवाले से, अगला पॉइंट मेरा ये है, वो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की, वो भी इंतहाई अहम नुकता है कि एक जानिब आपने इंपॉर्टेंट जो इंपोर्ट्स थी उनको भी रोक दिया सिर्फ अपना ट्रेड डेफिसिट कम दिखाने के लिए, ताकि आप अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर ये कह सके कि हमने तो इतने साल बाद ये अचीव कर लिया, जो कि टेम्परेरी है फॉर श्योर। तो इससे निकलने के लिए अब आपने कहा कि पॉलिसी देनी है, वो क्या पॉलिसी होगी? क्या हुकूमत के पास कोई डायरेक्शन है? अगर नहीं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि करें क्या? अवाम तो पिस रहे हैं, पिसते चले जाएंगे, इसलिए ठीक होना नहीं है, चूंकि गवर्नेंस नजर नहीं आ रही कहीं पे। देखिए, हमारे मुल्क में हौज पौज इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का मॉडल है, जहां पर गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है। और इस सिस्टम में, हौज पौज सिस्टम में हमेशा कार्टल्स बनते हैं, और कार्टल्स अपने वेल कनेक्टेड जो लॉबीज के अंदर होते हैं, पावर कॉरिडोर में होते हैं, वो बना के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरह से आपने बहुत से कार्टल्स का नाम सुना होगा, चीनी का कार्टल, पोल्ट्री का कार्टल, इसी तरह से आपके बैंक्स का भी कार्टल बन गया। और इस वक्त बैंक जो है वो आपकी पूरी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका मुफाद इसमें होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े ताकि उनकी आमदनी हो। और गवर्नमेंट 80% जो है बोरो कर रही है, 20% प्राइवेट सेक्टर के पास है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट देखें तो वो कम हो रहा है। इट्स मीन कि आपका जो एक्चुअल जो प्लेयर्स हैं, जो इकोनॉमी को चलाते हैं, जो जॉब क्रिएशन करते हैं, वो डिप्रेस हो चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि बोरिंग कर रही है और IMF की कंडीशन की वजह से स्टेट बैंक से बोरो करेंगे, नोट प्रिंट नहीं होंगे, तो प्राइवेट एक बहुत बड़ा जो है बोरोर जो है बैंक के सामने आ गया है। अब बैंक क्या कर रहे हैं कि वो जब फाइनेंस को, अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज कराते हैं। मिसाल आपको मैं देता हूं कि आपका पाकिस्तान के अंदर फूड की, खाने पीने की चीजें हैं, उसके ऊपर बाद औक़ात बैंक जो है उनको फाइनेंस करते हैं, उसको मॉर्गेज करके उसको प्लेज कर लेते हैं। जब आप फूड कमोडिटीज को फाइनेंस करोगे और हैवीली फाइनेंस करोगे तो मार्केट में सप्लाई डिस्टॉर्ट होगी। हमारे पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी जमीन दी है, यहाँ हर वो चीज बावजूद हम कहते हैं कि ज्यादा है, सरप्लस है, लेकिन बिल्कुल देखें जी, पॉलिसी को सही करना है। आप अगर गंदम में फाइनेंस करके और उसको स्टॉक प्लेज कर दो, अगर आप राइस को स्टॉक कर लो और राइस के ऊपर जो है बैंक अगर फाइनेंसिंग दे दे आपको, तो वो तो फिर आप डिस्टॉर्शन कर रहे हो कि एक तरफ तो आप मिलियंस ऑफ टन का स्टॉक रोक के मार्केट में बैंकों के जरिए आप रख लेते हो। इसमें बड़ा अहम एक नुकता है, सबसे बड़ा अहम नुकता है। आपने कहा कि गवर्नमेंट 80% बोरोइंग करती है, जिससे जो रियल प्लेयर है यानी कि निजी शोबा है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, जो जॉब क्रिएट करता है या फिर जो प्रोडक्शन बेहतर करता है। इसी वजह से हम शायद अपनी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बना पा रहे, हमारी वैल्यू एडिशन के मसाइल भी मौजूद हैं। लेकिन पहले अगर गवर्नमेंट्स बोरोइंग करती थी बैंक से भी या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, तो कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता था जिससे कुछ ना कुछ हुकूमती सतह के ऊपर एक्टिविटी नजर आती थी, जिससे कम से कम थोड़ा बहुत कोई इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाता था। अब तो गवर्नमेंट बोरोइंग भी कर रही है, क्या ये सब कुछ हमारी डेट सर्विसिंग के अंदर जा रहा है? सारे कर्जे लेके कर्जे दिए ही जा रहे हैं, कुछ नया भी तो नहीं बन रहा, हुकूमत कुछ नया भी तो नहीं करे, तो हो क्या रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है आपके ख्याल में? देखिए ना, सबसे बड़ी जो बुनियादी खराब है कि इस खराबी होती है इकोनॉमी के अंदर, वो ये है कि जब आपकी सेविंग्स टू जीडीपी कम हो जाए, फिर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी कम हो जाए। अगर गवर्नमेंट्स जो जितने भी पब्लिक सेक्टर में प्रोजेक्ट लाई है उनको एफिशिएंटली उनको रन नहीं किया गया। यही वजह है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का लॉसेज जो आप देखें तो वो ह्यूज लॉस है और माउंटिंग और बढ़ता चला जा रहा है आगे। गवर्नमेंट जो है वाकई इसको अपना पुराना कर्जा अदा करने के लिए नया कर्जा ले रही है और अपने एक्सपेंडिचर को कर रही है। अब तो आपके पास PSDP का बजट भी देखें तो बहुत कम हो गया है। जब तक हम एफिशिएंटली प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे, गवर्नमेंट जो है उसके अंदर एक नई तब्दीली आनी चाहिए। रिफॉर्म्स हमारे डॉक्टर काफी काम कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जो प्राइवेट सेक्टर का जो है अपना मैनेजर जो है उसके हिसाब से डेवलप करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करता है। अभी आपने शुगर और वीट की इंपोर्ट अलाउ की, प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की, शुगर की भी और वीट की भी इंपोर्ट की, उन्होंने टाइमली प्रोक्योर किया, सस्ता खरीदा और नफा कमा के निकल गए। अब आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर जब शुरू हुआ शुगर पर इंपोर्ट करने में और TCP ने इंपोर्ट की ह्यूज क्वांटिटी वीट, और हमने बहुत अच्छे तरीके से आपने भी और मैंने भी कोशिश की कि हम कम से कम इसको हाईलाइट जरूर करें कि मसाइल हैं कहां पे। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। आज से भी अगर हुकूमत शुरू करे, 2.25 साल का तकरीबन अरसा और 2.5 साल का मौजूद है हुकूमत के पास, इकोनॉमी के लिए काफी नहीं होता, लेकिन गवर्नेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसको इस मामले में बेहतर करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए अगर आप आज से काम शुरू करें। कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग एन एक्सपर्ट आप सजेस्ट करते हैं हुकूमत के लिए कि आज से करें तो साल 6 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी?
देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। हम कुछ भी आइडियाज ले आए कि हमने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी करना है, हमने जो है आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो आपकी साथ साथ चलेगी, उसका पेस अपना होता है, क्योंकि आईटी की एक्सपोर्ट डायरेक्टली लिंक है लिटरेसी रेट के ऊपर आपकी, और आपका जो दूसरी इंजीनियर गुड, इंजीनियरिंग की जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है। आपके पास स्टील का क्या बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है। पाकिस्तान तो आज भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स सेमी प्रोसेस की हुई और फिनिश गुड जो है वो स्टील की इंपोर्ट करता है। तो हमारा जो रह जाके कसर हमारे पास आती है जो असर, वो ये है कि आपका ज़राअत का शोबा उसको इंप्रूव करना चाहिए। ज़राअत के नाम पे आपने जो बहुत सारी सब्सिडीज के प्लान हर गवर्नमेंट देती रही है, लेकिन उनका ग्रोअर तक पहुंचता नहीं है। मिसाल देता हूं कि खाद के ऊपर सब्सिडी जाती है, कूपन उस पर लगा के दिया जाता है, वो कूपन डीलर अपने पास रख लेता है। ग्रोअर को वही, क्योंकि ग्रोअर जो खाद खरीदता है वो जाके उधार पे लेता है, उसको अपनी फसल आने के बाद उसको डीलर को पेमेंट करनी होती है। आपके पास 4 क्रॉप की पूरी इकोनॉमी है, आपकी 2 क्रॉप उसके अंदर ना एक्सपोर्ट में रोल प्ले करती है, जिसमें आपका वीट और आपका शुगर केन, बाकी आपके पास बचती है राइस और कॉटन आप अब इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको नई क्रॉप्स की तरफ लाना होगा, हाई वैल्यू एडेड की क्रॉप की लाना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है फॉर ग्रोइंग वॉलनट और आपका बहुत सारे आपके ड्राई फ्रूट्स आ सकते हैं। आज पाकिस्तान 10 मिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट सिर्फ नवंबर के अंदर ड्राई फ्रूट की हुई है। तो ये सारी एग्रीकल्चर के अंदर ये कि पाकिस्तान को वो चीजें जिनको एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी चलानी थी, पाकिस्तान उनको भी इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। और मजे की बात इसमें, अफसोसनाक बात इनफैक्ट ये है कि कोई पॉलिसी है भी नहीं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। जोर सिर्फ इस वक्त अपोजिशन के ऊपर है और एहतसाब के ऊपर है, महंगाई के ऊपर नहीं है। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ आप मिस नहीं करना चाहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। हाँ, अच्छा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आज इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं तरक्की पसंद शायर, बेहतरीन शायर, कंटेम्प्रेरी उर्दू पोइट्री की हम अगर बात करें अहमद फराज साहब की। आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अहमद फराज की बात कीजिए तो 12 जनवरी 1931 को वो कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज ने उर्दू और फारसी में एमए किया। उन्होंने दौरान तालीम रेडियो पाकिस्तान के लिए फीचर लिखने शुरू किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाजरीन, एक फनकार किसी भी मुल्क का सफीर होता है और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उन्होंने अपनी गुलकारी के जरिए इस फर्ज को बखूबी निभाया है। आज हम अदील बरकी के घर पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी गुलकारी के जरिए ये साबित किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और बावफा दोस्त है। तो आइए चल के गपशप करते हैं अदील बरकी से। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत घर के आई एम ऑस्ट्रक आते ही। Really? Yes, beautiful house. Thank you so much. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये मेरा आशियाँ मेरा घर, वाह, मेरी जन्नत। वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ओवर। इतना खूबसूरत घर है, घर सजाने का शौक किसको है? हम सब फैमिली मेंबर्स को, ज्यादा मुझे। सर, जब मैं आ रही थी तो मुझे कुछ बाहर डॉग्स नजर आए। आई थिंक यू आर इनटू पेट्स। मुझे बहुत ज्यादा शौक है इन पेट्स का, मेरी अम्मी को था बहुत ज्यादा। अच्छा। और फिर शादी के बाद जो है ज्यादा हमने अपने जो कैनल था वो फार्म हाउस पे बना लिया बेदिया में। ओके। लेकिन इस वक्त भी घर में जो शिट्जू है, हस्की है, कनेडियन येलो लैब्राडोर है, ये वो हैं जो मेरे साथ सोते या जागते हैं। अच्छा, दे स्लीप विद यू। इनका ख्याल कौन रखता है? इनके तो बड़े टैंट्रम्स होते हैं, वो डॉग फूड और ये वो। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ। और कौन रख सकता ख्याल? ये मेरी अम्मी कहती हैं ये खुद खाना बनाया हुआ है तो इसका ख्याल। जबरदस्त भाई, बहुत ही खूबसूरत एक हमें डॉग जो है ना वो बाहर नजर आया है। और यहाँ आते ही मेरी नजर इस खूबसूरत से सेट पे पड़ी है। ये मेरी ग्रैंड मदर की शादी का है। अच्छा, ओके जी, और वाकई में ये रियल एंटीक है, उनका भी पहले से चला आ रहा था। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि हमें घर का सबसे पहले कौन सा कोना दिखाएंगे? मुझे जो है ना इंडोर प्लांटेशन का बहुत शौक है। I can see that. हाँ, आप देखेंगे मेरे घर में हर कोने में आपको इंडोर प्लांट्स मिलेंगे।
और ये बहुत ज़्यादा तवज्जो के तलबगार होते हैं। तो इसके लिए जब मैं यहाँ नहीं होता तो माई वाइफ एंड माई किड्स, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके लिए फिलिपिनो रखी हुई है अपनी, लगाया। तो लगाया जो है वो आप देख रहे हैं कितने फ्रेश हैं। फ्रेश है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मनी प्लांट है जो पीछे है? दिस इज मनी प्लांट और ये 25 साल से ज्यादा सर मनी प्लांट के बारे में तो कहते हैं भाई जिसके पास बहुत पैसा है ना ये उसी के घर में ही फलता फूलता है, तो ये क्या राज है? 25 साल हो गए। अच्छा आपने घर को जो है ना डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इनको लाइट मिले और ये जो है ना ये फ्रेश रहें। जी। अच्छा सर आप मुझे ये बताएंगे सबसे पहले घर का कौन सा कोना हमें दिखा दें? आप जहाँ से आए हैं ये लॉबी है, ओके। और लॉबी के इस तरफ ड्राइंग रूम है। अच्छा सर मुझे ड्राइंग रूम के अंदर बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीसेस नजर आ रहे हैं, बहुत फ्रेजाइल एंड डेलिकेट। तो ये कहाँ से आए हुए हैं ये डेकोरेशन पीसेस? ये यूजली कुछ तो फैमिली के थे, और ज़्यादातर जब मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ फिर साथ में ले आता हूँ। कुछ दोस्त और फैंस जो हैं वो गिफ्ट भी। अच्छा सबसे ज्यादा अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो क्या ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा डेकोरेशन पीस है कि वो कलेक्ट करने का शौक है? सच बोलूं तो अब नहीं, अब जगह भी नहीं रखने के लिए रही। ये फार्म हाउस भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। और वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू कलेक्ट परफ्यूम्स, और इस वक्त मेरे पास परफ्यूम्स और वॉच एंड शूज़ इनकी और शॉल, मतलब मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे लोग कहते हैं ये तो पूरी दुकान है। तो ये तो आपने सारे ही महंगे शौक बता दिए, मतलब अच्छे परफ्यूम्स की कलेक्शन, फिर वॉचेस, जूते। अब मैं बिल्कुल फुल हूँ, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती थी ना, कुछ दोस्तों के रिश्तेदारों के पास अच्छी गाड़ियाँ देख के, या किसी की मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था लाहौर के, बट ये था कि पेरेंट्स क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो हमारे पास उस तरह रोलेक्स की और उस तरह इम्पोर्टेड गाड़ियों की वो फरावानियाँ नहीं थी। और मैं बड़ी डिज़ायर करता था नमाज पढ़ के, अल्लाह ताला का शुक्र है कि 25 साल की उम्र में मेरे पास ये आ गई। अभी भी आपने जो मेरी बाहर गाड़ियाँ देखी हैं, जबरदस्त, ये अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ही हकराल की कमाई से बड़ी अर्ली एज में दी, और फिर मेरा दिल चाहा कि अब मैं कलेक्शन करूं। सर ये जो इतनी खूबसूरत आपकी शॉल है कि ये पिंसिल तो नहीं है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, यू आर वेरी राइट कि ये फ्रांस की एंटीक्स शॉल है, उनमें से एक है। इस तरह की बहुत सारी कलेक्शन मेरे पास आपको और भी मिलेगी। अच्छा तो ये हमारे व्यूअर्स को अगर आप थोड़ा सा दिखा दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत नीट तरीके से इसमें जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही खूबसूरत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। छोटे छोटे धागे का काम है इसके ऊपर, ये सारा हैंडमेड है। और दरमियान में उन्होंने स्पेस इसलिए छोड़ी हुई है कि आइडिया हो कि वाकई ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और उसमें धागा है ये। सर तो ये कितने में आपने लिए, ये भी आप बता दें। ये तो मोहब्बतों की गिफ्ट है मेरा ख्याल है। चलो सही हो गया। जबरदस्त जबरदस्त ब्यूटीफुल। आइए मैं आपको अपने बेसमेंट में लेके चलता हूँ। बेसमेंट के बड़े सारे फायदे होते हैं। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द, और हमने बहुत सोच समझ के बेसमेंट में पूल बनवाया इस दफा। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि घर का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद है? सबसे अच्छा तो मुझे अपना बेडरूम लगता है, उसमें भी मैंने अपनी जीने के तमाम लवाजमत सेट कर रखे हैं। अच्छा। लेकिन यूजली मैं शाम को यहाँ आ जाता हूँ, और इस कोने में मैं बैठ के अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। गाने शाने हम सुनते हैं, गाते हैं। अच्छा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तो इसका मतलब है बहुत लकी हैं कि वो आपकी जो है ना मौसीकी को एंजॉय कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट आस्क, हमें भी कुछ गुनगुना कर सुना दें। क्या गुनगुनाऊं, क्या सुनाऊं? एक तो वसी की गज़ल मैंने गाई थी, अपने एहसास से छू के मुझे संदल कर दो, उस पर मुझे पहला अवार्ड मिला था। जबरदस्त। और अभी मैंने एक नया गाना बनाया है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी जरूर। एक दूनी दूनी दो दूनी चार, हो गया सजनी तेरे नाल प्यार, तेरे बिन जीना
मुश्किल सजनी, नैना ये तेरे कमाल, अल्लाह माफ करे, ओ अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वाह 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 वाह, जबरदस्त, ऑसम ऑसम ऑसम। ये जो बेसमेंट है इसमें पूल है एंड बहुत खूबसूरत, और इसमें एक वार्म फील आ रही है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर टाइम यहाँ स्पेंड किया जाए तो वाकई बहुत मजा आता होगा। बेसमेंट के इस पार्टी हॉल में बहुत सारे पोर्शंस हैं आपको दिखाने वाले। जी जी प्लीज, उस तरफ मैंने छोटा सा एक हुक्का बार बनाया हुआ है, आ जाए तो प्लीज जिसमें दिखाए हम ना। मिंट फ्लेवर के और ग्रेप फ्लेवर के बच्चों वाले जो Flavors हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा ढाबा है जहाँ आपको कड़क चाय मिलती है, जहाँ आपको हुक्का मिलता है। वाओ। और हुक्का वो पुराने स्टाइल वाला ना जो दादा अब्बू वगैरह पिया करते थे। जी। तो इसमें मैंने बहुत ढूंढ के ये मौला जट और पुरानी फिल्मों के पोस्टर Posters लगाए हुए लगाए। हैं। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं। वाओ। तो और ऊपर इसके हमने वो रखा हुआ है ओपन, ताकि धुआं वगैरह निकल जाए। और अच्छा सर, मुझे आपके घर में ना बहुत सारी लाइट्स नजर आ रही हैं, शैंडलियर्स नजर आ रहे हैं, ग्लोब्स नजर आ रहे हैं, और मिरर्स भी नजर आ रहे हैं। तो आर यू ऑब्सेस्ड विद लाइट्स एंड मिरर्स? कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे परहैप्स ये घर मैंने शायद अपनी पसंद से बनाया है, तो जी। मेरे ज़हन में जो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगती थी उन्हें मैंने यहाँ रखा है। सर यहाँ पे मुझे कुछ लैम्प्स नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही एक जबरदस्त सी कोई एंटीक पीस ही लग रहा है। कुछ गन्स है, कुछ पिस्टल है शायद इसमें। ये तो जू का तू मुझे फ्रेम में ही मिला जी। बट ये जो लाइट्स हैं ये पुरानी है काफ़ी, इसीलिए मैंने इन्हें फिर दोबारा पेंट भी नहीं कराया। मुझे इस जगह पे इसकी यही लुक अच्छी लग रही थी। बड़ा रीगल टच आ रहा है। और अच्छा ये एंटीक है, ये आपने ली कहाँ से है? अच्छा ये भी अम्मी की शादी में जो अम्मी ने ड्राइंग रूम वगैरह हम सजाया हुआ था मजंग वाले घर में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाओ जबरदस्त। सर आपने तो यहाँ पे मिनी किचन भी बनाया हुआ है, जबरदस्त। कुकिंग का शौक है क्या आपको? खाना कभी बनाते हैं आप? अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? बेवकूफ। वैसे क्या क्यूजीन कौन सी पसंद है? देसी, इटालियन? इटालियन की भी 8-10 चीज़ें अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, देसी 8-10 चीजें भाई, वाओ। कुकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने 2009 में एक बड़े ब्रांड का शेफ ऑफ द ईयर जीता हुआ है। दिस इज माय पैशन। जबरदस्त। मतलब ये बताएंगे क्या नहीं करते? बिकॉज माशाल्लाह यू डू एवरीथिंग, यू आर ऑल राउंडर। और लास्ट ईयर मेरा PhD हुआ। जबरदस्त। तो ये टाइम कहाँ से लाते हैं? टाइम पढ़ने ही के तो लिए होता भी, है। गाने के लिए भी, रियाज के लिए भी, कुकिंग के लिए भी। घर भी इतना खूबसूरत सजाया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप अगर ले लें तो हम 24 घंटे इनमें से कुछ भी नहीं करते। सारा दिन गाया ही थोड़ी जाता है। सारा दिन आप गा भी नहीं सकते, सारा दिन आप पढ़ भी नहीं सकते। और वैसे सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना वो नींद है। अच्छा। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और फिर जब दिन में कितने घंटे सोते हैं? अगर तो फरागत है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता अपने बेड से उठना। फिर मेरा दिल चाहता है मेरा खाना भी बेड पर आ जाए, मेरी फेवरेट मूवी नेटफ्लिक्स वगैरह मेरी आंखों के सामने हो, मेरे फ़ोन मेरे पास हो, और मैं अपने बेड पर ही सब कुछ करूँ। सब कुछ करूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीवी तो बड़ी खुश होती होंगी, तो खाने का भी शौक है, घर भी इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, तो घर में डोमिनेटिंग ज़्यादा कौन है? बेगम साहिबा या आप? दोस्तों, बीवियाँ किस ऐसे खुश होती हैं ये तरीका मुझे भी बताइए। बट थैंक्स गॉड वी आर हैप्पी फैमिली। और जिंदगी इसी तरह गुजरनी चाहिए, मज़े से। दिस इज माई पर्सनल लिविंग रूम। ओके। बिकॉज इसके साथ मेरा बेडरूम है। अच्छा, और ये हम ये स्मॉल ये एक लिविंग रूम है जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें, फ्रूट, केक एंड अदर थिंग्स यहाँ हम ऊपर रखते हैं। ओके। और किसी भी टाइम भूख लग सकती है ना, आप खा सकते हैं। अच्छा, और मुझे ओपन फ्रिज बहुत ये फैसिनेट करती है। वाइटल, और इसमें एक लाइफ का टच है। अगर ये मैं बिल्कुल किवाड़ बंद वाला फ्रिज रखता तो ये बड़ा मुझे अजीब लगता है, लेकिन इसके अंदर लाइट और कलरफुल फूड जो है। और हम भी बहुत टेम्प्ट हो रहे हैं वो केक्स देख के अंदर, जो जितने कलरफुल केक्स मौजूद हैं।
सर यहाँ पर कुछ बहुत खूबसूरत तस्वीर भी मौजूद हैं, इनके बारे में भी कुछ बताएं। इसमें से मेरी फैमिली पिक्चर्स भी हैं जी। और वो है गवर्नर हाउस की, जब मुझे ऑनर किया था गवर्नमेंट ने, जी। और वो सारी हमारे पाकिस्तान की प्रीशियस लेडीज़ के साथ है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये शीला जैक्सन ने अमेरिका में लास्ट ईयर मुझे रिकग्नाइजेशन लेटर दिया, द बेस्ट सिंगर। वाओ, ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट हुआ। ये वाकई, ये मेरे वतन के लिए एक वाकई प्राउड मोमेंट है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें अपना घर दिखाया, लेकिन हम लोग दोबारा ज़रूर आएंगे क्योंकि 10 मिनट का जो सेगमेंट है ये इस खूबसूरत घर को जस्टिफाई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच आपका, एक्सप्रेस टीवी का, इनकी इंटायर टीम का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी की, जिनका आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अनायत हुसैन भट्टी के हवाले से आपको बताएं तो 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। अनायत हुसैन भट्टी ने MU कॉलेज में दौरान तालीम स्टेज ड्रामे में पहली बार अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्होंने मास्टर न्याज हुसैन शामी से मौसीकी में महारत हासिल की और पंजाबी फिल्म भेरे से शोबिस की दुनिया में एंट्री दी। हदायतकार नज़ीर ने 1955 में उन्हें फिल्म हीर के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया। फनकार और सदाबहार आई मस्ट से अनायत हुसैन भट्टी साहब को हमने सालगिरह विश की, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आगे बढ़ते हैं और अब अगले सेगमेंट में। बिल्कुल, हमारा अगला सेगमेंट है साइंस एंड टेक, जिसमें वकार अहमद मलिक आज पंजाबी में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाले। स्पेस में आज उन्होंने पंजाबी के हवाले से कुछ बताना है, तो देखते हैं साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। वायजर 1 और वायजर 2 दो प्रोब्स हैं जो 1977 में भेजी गई और इस वक्त वायजर 2 जो है वो 17 अरब किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है, जो कि तकरीबन इस वक्त 54,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रही है और ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। लेकिन जब वायजर 1 और वायजर 2 को भेजा जा रहा था तो उस वक्त ये ख्याल किया गया कि जब भी कभी अगर किसी खलाई मखलूक के हाथ ये जो हमारी प्रोब्स हैं ये लगती हैं तो उनको किस तरह हम तारुफ कराएंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि ये ज़मीन से आई और ज़मीन का तारुफ कैसे कराया जाए। तो ये एक बड़ा मुश्किल सवाल था। इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का जो सरबराह थे वो मशहूर ज़माना कार्ल सैगन थे। कार्ल सैगन ने ये काम बहुत ज़बरदस्त अंदाज में किया और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने एक डाटा एक रिकॉर्ड बनाया जिसको वायजर गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। उसमें साउंड्स भी शामिल हैं, 116 तस्वीरें भी शामिल हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ आवाज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेन की आवाज़ है या बच्ची की आवाज़ है या ट्रैफिक की आवाज़ है। सो ये जो इमेजेस और वैरायटी ऑफ साउंड्स है, इसके साथ साथ जो ग्रीटिंग्स हैं, यानी दुनिया भर में जिस तरह सलाम या किसी को आदाब कहा जाता है, तो ग्रीटिंग्स जो है उसको 59 लैंग्वेजेस में पेश किया गया और 59 लैंग्वेजेस में पंजाबी भी एक ज़ुबान है, पंजाबी उसमें शामिल है। और अगर कभी वायजर 1 या वायजर 2 किसी खलाई मखलूक के हथे लगे और वायजर गोल्डन रिकॉर्ड उन्होंने देखा तो पंजाबी ज़ुबान में क्या कहा गया, वो कहा गया जी कि आओ जी आया नू। यानी ये जो पंजाबी है ये जतिंदर एन पॉल ने इसकी वॉइस ओवर की, आओ जी आया नू। ये खलाई मखलूक के लिए भेजा गया पंजाबी ज़ुबान से। उर्दू में सलमा एल्जल हैं जिन्होंने इसकी वॉइस ओवर की और उर्दू में भेजा गया, अस्सलामु अलैकुम, हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हिंदी ज़ुबान में कहा गया कि धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। ये उमर अल्जल ने किया इसका जो वॉइस ओवर है। इसके अलावा चीनी ज़ुबान में खलाई मखलूक को किस तरह आदाब कहा गया, हाउ इज़ एवरीवन, वी ऑल वेरी मच विश टू मीट यू, इफ़ यू आर फ्री प्लीज़ कम एंड विजिट। जबकि अरबिक लैंग्वेज में, अरबी ज़ुबान में जो कहा गया उसका तर्जुमा यह है कि ग्रीटिंग्स टू द फ्रेंड्स इन द स्टार्स, मे टाइम ब्रिंग अस टुगेदर। नाज़रीन, ये तो वो आदाब और सलाम थे जो खलाई मखलूक को 59 लैंग्वेजेस में भेजे गए, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर का म्यूज़िक भेजा गया और उसमें यानी हमारे इस खित्ते से भेरवी राग जो है वो भेजा गया। उसमें तानपुरा, हारमोनियम और तबला जो है वो बजाया गया और ये बम्बे में रिकॉर्ड हुआ था 1953, अप्रैल 1953 में, और ये भी इस वक्त 17 अरब किलोमीटर के फासले पर है।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की। जो वो पुलिस है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दों से जंग लड़ी। सूबे में अमन अमान की फजा को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की साबिक हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने गरा कदर इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। पुलिस सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। कबायली इजला के हवाले से अगर बात की जाए तो 30,000 के करीब खासादार और लीवीज एहलकारों को पुलिस में जंग किया गया है। बिल्कुल, और दावा यह भी है कि सियासी असर और रसूख खत्म कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़राइज़ के दौरान शहीद होने वाले अफसरान के वरसा के लिए, जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा ही अच्छा इक़दाम लगा, 200 नई पोस्टों का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान भी हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की एग्जाम्पल्स देते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि पंजाब पुलिस को भी हमने KPK पुलिस की तर्ज पे बनाना है, जिसमें कोई सियासी असर और रसूख नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अरबला मुतज़ाद खबरें आती रही हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हवाले से, तब्दीलियों के हवाले से, और यही सबसे बड़ा मसला रहता है पुलिस जैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर। इस वक्त हमने इस हवाले से द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी, जो कि सबसे अहम ओहदे पे और सबसे बड़े ओहदे पे KPK पुलिस के अंदर फाइज हैं, उन्हीं से हमने इस मामले पर बात करने का फैसला किया। हमें इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज़ लाइव विद अस। उनसे ज़रा इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि वो इन बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं जो की जा रही हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। IG साहब, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस अहम मौजू पे ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है आपको इस अहम ओहदे के ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 साल हम अगर देखें तो KPK पुलिस की तारीफें होती रही हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के पहले टेन्योर के बाद कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने देखी हैं। इस 1 साल के अंदर आपने कौन सी ऐसी तब्दीलियां की हैं या इंप्रूवमेंट्स की हैं जिनको आप बता सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं इस साल को इस लिहाज से चैलेंजिंग समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए, इंक्लूडिंग KP पुलिस, कि ये पूरा साल कोरोना एपिडेमिक की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत चैलेंजिंग रहा और पुलिस एक तब्दीली पुलिसिंग में हुई। तो हमने जो यहाँ पे इक़दाम किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, वो सबसे पहला हमने यहाँ पे इनिशिएटिव ये लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। गवर्नमेंट ने हमें अख्तियार दिया हुआ था IG को ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स का, वो हमने एक कमेटी बना के यहाँ पे CPO में वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग करती थी। नंबर 2, जितने भी फाइनेंशियल पावर्स थे पहले थानों पर नहीं होते थे, बजट थानों की मंजूर नहीं होती थी, वो DPO और ऊपर को बजट मिलती थी। तो हमने यही इनिशिएटिव लिया कि थानों पर बजट जाए और SHO DDO मुकर्रर हो। गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी अप्रूवल दी इसकी, और अभी जितनी भी बजट इस्तेमाल हो रही है वो थानों पर इस्तेमाल हो रही है। ये सबसे बड़ी चैलेंज ये थी। कोई बंदा अभी ये नहीं कह सकता कि थानों को पैसे नहीं मिल रहे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ी और हमने चेंज देखी यहाँ पे या की, वो थी ई-पुलिसिंग के हवाले से। पेंडेमिक की वजह से भी एक फ़ायदा हुआ कि जितनी भी पुलिस थी वो डिजिटलाइज्ड हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डिजिटलाइज हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का कंसेप्ट आया और मोबाइल में वीडियोस लगी, ड्रोन्स कैमरास के कंसेप्ट हुए, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो जितनी भी पुलिस फोर्स थी अप्रॉक्सीमेटली वो डिजिटलाइज हो गई। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज थी पुलिस के कंसेप्ट में। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन में बड़ी तब्दीली लाए, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स फॉरेंसिक एविडेंस। और जितने भी मेरे ख्याल में हमारे जो पास जो फिगर्स थी वो अभी 1% इंक्रीज हुई है पिछले साल में इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन रेट में। तो ये बड़ी एक तब्दीली थी। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, इसके साथ साथ हमने एक आपके जी बिल्कुल बोलिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट में हमारे पास 2 कंसेप्ट होते हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, दूसरी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस थी और पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटी, इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स, अभी तक नहीं बनी है। हमने गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है कि वो बनाए जल्दी से, अभी वो कर भी रहे हैं। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में हमने पिछले साल
तकरीबन 10,000 पुलिस अफसरों को सजाएं दी, जिसमें 854 अफराद को डिसमिस किया गया पुलिस सर्विस से ऑन डिफरेंट चार्जेस। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ सजाएं दी गई, उनको बहुत से इनामात भी दिए गए। इनामात इस सिलसिले में दिए गए कि केपी पुलिस ने पिछले जो साल गुजराए, इवन माजी में भी दहशतगर्दी को तकरीबन खत्म कर दिया। यहाँ पे दूसरा चैलेंज था नार्को टेस्ट का। नार्को टेस्ट में बड़ी कामयाबी हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अजय साहब, इसके साथ साथ आपके जो हमने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि जो इनिशिएटिव लिया गया है सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से शहीद पुलिस अफसरान के वर्सा के लिए 200 पोस्टों का जो ऐलान किया था, इनकी भर्तियों के हवाले से इनके मैकेनिज्म, ये क्या ये तरीकाकार होगा जिसके तहत ये भर्तियां की जाएंगी, ये भी बताइएगा। हाँ, सही बात की। ये पुलिस एक्ट में पहले ये नहीं था कि पुलिस शुहदा की कोई कोटा मुकर्रर की जाए। हमने पुलिस शुहदा की कोटा मुकर्रर करवाई है 5% पुलिस एक्ट में तरमीम करवा के। तो 250 जितने हुए हैं वो अभी तकरीबन उसका प्रोसेस चल रहा है। 150 बंदों को नौकरी मिल गई है। दूसरा एक और कंसेप्ट था जो दूसरों में भी था, और ये हक है कि कोई भी पुलिस अफसर ड्यूरिंग सर्विस में डेथ हो जाती है कि उसके बेटे या बेटी को नौकरी मिल जाती है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, तो डिजीज कोटा कहते हैं। तो उसमें हमने तकरीबन 500 आदमियों को, पुलिस अफसरों के बच्चों को नौकरी दी है। तो ये दो बड़े कंसेप्ट्स थे जो अच्छा इकदाम है अभी बस। अच्छा आई साहब, क्योंकि जिस तरह के वाकयात कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, मेरा बड़ा प्राइम कंसर्न है जो मैं आपके सामने, ओब्वियसली आप सबसे बड़े ओहदे पे हैं केपी के पुलिस के हवाले से हम रखें, हमारी पुलिस की जो अप्रोच है सर वो रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। जुर्म हो जाता है उसके बाद भी अमल स्लो रहता है, जिसमें आपने कहा कि हमने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। मैं स्पेशली आपको रेफर करूंगा रेप केसेस के हवाले से और बच्चियों के रेप केसेस के हवाले से कि वाकयात हो जाते हैं, उसके बाद हम मुजरिमों को पकड़ने लगते हैं, उससे पहले इनिशिएटिव कुछ नहीं लेते, इक़दाम नहीं करते। आप इस हवाले से कुछ फोकस कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बने कि वाकयात हो ही ना, पहले ही लोग डरें और बाखबर रहें? आपने बात सही फरमाई। जितने भी यहाँ पे बच्चों के केसेस हुए हैं, तकरीबन पेशावर में हुए, नौशहरे में हुए, चारसदा में हुए, ये ब्लाइंड केसेस थे, ब्लाइंड, इनका कोई अता पता नहीं था। सारे केसेस डिटेक्ट हो गए सवाए एक केस के। पुलिस ने बड़ी मेहनत की, लेकिन आपने ये जो आपने बात फरमाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो सारी रिएक्शनरी पुलिस है और हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि पीडोफाइल्स की, जितने भी ये बच्चों पर मजालिम करते हैं, उनका डेटाबेस कायम किया जाए कि पहले से पता हो कि ये लोग जेल में हैं, उनका डेटाबेस होना चाहिए। अभी वो डेटाबेस हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और उसके मुताबिक ये चला जाएगा। दूसरा, कम्युनिटी पुलिसिंग कर रहे हैं कि लोगों को पता भी जरूर हो, उनको एजुकेट भी किया जाए और उनसे पूछा भी जाए, वो इन्फॉर्म भी करें कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी ये टेंडेंसी है पीडोफाइलिंग की। तो हम इस लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि ये क्राइम जो है वो बहुत ही कम हो या न होने के बराबर हो। तो ये डेटाबेस हम अभी डेवलप कर रहे हैं कि पीडोफाइल्स का डेटाबेस हो, जो अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। आपने डिजिटलाइजेशन की चूंकि बात की और चूंकि मॉडर्न जो पुलिसिंग है दुनिया भर के अंदर, उसमें ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंडेंस कम हो रही है जी साहब। ज़्यादा जो डिपेंडेंस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस है या दीगर जो आईटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा दुनिया फोकस कर रही है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी भी नाका सिस्टम है, उसी तरीके से पुलिस चेक करती है। थानों के अंदर कि हमने कुछ कंप्यूटराइजेशन की है मामलात के अंदर, तो इस पे कोई केपी के पुलिस का एक कोई फोकस है कि हम एक एग्जांपल बन जाएं एज केपी के पुलिस के, बाकी मुल्क भी उसको फॉलो कर ले, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करें हम? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सारी पुलिस तकरीबन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुकी है या हो रही है। इसमें हमने अभी ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था ना, वो बहुत से सालों से पेंडिंग था। अभी हमने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स एनआरटी के साथ एग्रीमेंट किया है और इंशाल्लाह वो 2 साल में वो कंप्लीट हमें करके देंगे। जितनी कैमरा शहर में लगती है ना, आप देखें कि टेक्नोलॉजी से प्रिवेंशन भी होती है, डिटेक्शन भी होती है। तो इंशाल्लाह ये जब प्रोजेक्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी तो मैनुअल हम काम कर रहे हैं तकरीबन फॉरेंसिक में, इवन फॉरेंसिक यहाँ पे लैब नहीं है, उसका वो बनवा रहे हैं लैब भी, फॉरेंसिक लैब भी, वो बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट बन रही है फॉरेंसिक लैब। लेकिन ये जो वो सेफ सिटी से इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। पेशावर शहर में भी सेफ सिटी बन रहा है,
मर्दान डिवीजन में भी बन रहा है, दूसरी जगहों पे भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है NRTC के साथ, जिसने कराची में किया है अभी कॉन्ट्रैक्ट। तो इंशाल्लाह ये भी ये सारे जितने भी पुलिस के रिफॉर्म्स हैं ना, दे आर इंक्रीमेंटल, दे आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप देखें कि मेरे अपने हिसाब से आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि माजी के मुकाबले में वी लिव इन एज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड कंपैरेटिवनेस ना, तो माजी के मुकाबले में बहुत हालात ठीक हैं, बहुत। माजी में टेररिज्म हुआ, नारकोटिक्स, ठीक है सर, नो डाउट इस पर जो कह लें आपको अवार्ड भी मिला है KP गवर्नमेंट को इस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे प्लेटफॉर्म से, आप चूंकि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप जानते हैं कि आपको कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, आप हेड करें पुलिस KP पुलिस को, तो इन चैलेंजेस के हवाले से पब्लिक को, आम पब्लिक को कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि जो भी चैलेंजेस पुलिस को फेस करना पड़ते हैं लोगों में एक माइंडसेट चेंज करने में, दीगर भी मसाइल है, क्या एक मैसेज देंगे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से? मैं कौम का, ये जो लोग हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बताऊँ, माजी को अगर देखेंगे ना आप, माजी के मुकाबले में पुलिस के मसाइल भी हल हो रहे हैं, मसाइल सुन भी रहे हैं, मसाइल को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है ये भी इसी की एक कड़ी है। तो सबसे बड़ी तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एक नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पुलिस से और कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन और कोऑपरेट करें। तीसरी बात कि कभी कभी ये हो जाता है यूज ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज वेरी पॉजिटिव, कभी कभी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, इसके बड़े एक अच्छी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी नेगेटिव, वी लिव इन एज ऑफ पोस्ट ट्रुथ एरा, जिसमें इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट्स। तो इसलिए उसको अच्छे नमूने से देखने के बाद ही करें। उसको मैं एग्जांपल बताऊं कि अच्छे कामों की भी बड़ी कवरेज होती है, लेकिन एक जनरली कभी कभी झूठ भी इतना चलता है कि लोग मतलब सोशल मीडिया की लोग बिलीव भी करते थे। तो लोगों को सच और ये जो चीजें हैं ना, उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो पॉजिटिव वेरी ठीक है। आई साहब, एक तो हम आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करते हैं कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने, दूसरा ये कि इतने अहम ओहदे पे रहते हुए समटाइम्स इट्स रियली वेरी हार्ड टू बी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स, और ऑब्वियसली प्रेशर के मामलात भी होते हैं सरकारी ओहदों पे रहते हुए। लेकिन बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमें ज्वाइन किया और कुछ मामलात पे अपने प्लान्स हमें बताए। इसके साथ हम ये भी बिलीव करते हैं कि विद द टाइम आवाम का भी बेहतर हो, पुलिस का बिहेवियर भी बेहतर हो, और इन्होंने जैसा कि कहा कि इस पर काम किया गया है, इस पर रिजल्ट सामने आएंगे। वंस अगेन थैंकिंग टू द इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब। एक चीज़, जो भी आला तरीन ओहदे के ऊपर फाइज शख्सियात हैं, अगर हुकूमत उनको उनका जो वक्त है वो पूरा करने दे तो वो बेहतर सर्व कर सकते हैं। हमेशा से कम उनको टेन्योर उतना दिया जाए। ये जो इख्तलाफात की खबरें आती हैं ये तंग करती हैं ऑफिसर्स को, और फिर उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। ये एक बात बहुत ज़रूरी है, इस पर कंसिडर करना। ब्रेक लेनी है हमने? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। जबरदस्त, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम इंट्रो कराए, इतनी खूबसूरत था। अब ये बांसुरी बजा रहे हैं, फ्लूट कलाम पढ़ा है इन्होंने। मोइन खान हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच मोइन, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आप बहुत अच्छे हैं, हमने आपको सुना है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे थे आप। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको स्टूडियोज में यहाँ पे पाकर, और जिस तरीके से आपने शुरू किया। कलाम इतना खूबसूरत है, जिक्र इतना बुलंद और इतना प्यारा है। ये रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड की है, मैडम समन रॉय साहब जो साहिबा जो हमारी अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बड़ी क्रिएटिव है माशाल्लाह। उन्होंने स्टार्ट किया क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को भी
वोकलिस्ट की तरह की अहमियत मिलनी चाहिए चाहिए, थी, no जो doubt. कि अब उनके दौर में मैं देख रहा हूँ, यानी कि वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स करवा रही हैं चीज़ें। और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं जुल्फकार अली जुल्फी साहब, वो भी इस चीज़ में बड़े यानी कि क्रिएटिव जो हैं। अहदेदारान है उनको भी हाँ, पता है बिल्कुल, कि ये किस- 2 बहुत- पर्सन जो है बड़े एक्टिव हैं। बहुत नहीं, वी अप्रिशिएट अगर वो ऐसा करें, बहुत अच्छी बात है। आपके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, ये फ्लूट न सिर्फ बजाते हैं बल्कि फ्लूट सिखाते भी हैं अलहमरा के अंदर, और उसके अलावा खुद तकरीबन 7-8 साल से वाबस्ता हैं। अपने वालिद साहब से बहुत इन्होंने सीखा है, जो इब्तदाई इनका तारुफ है। बाकी हम इनसे खुद ही ये खुद पूछ लेंगे बताएंगे ना, इनको अपने शौक कैसा पैदा फ्लूट्स को हुआ? लेकर बताइए, और इन 3 मुख्तलिफ फ्लूट्स के हवाले से हमें बताइए। हाँ, मेरा जो फ्लूट का जो मेरा एक सफ़र है फ्लूट को लेके, वो मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैंने मैट्रिक किया था। मैट्रिक के बाद जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मेरे अब्बा जी ने कहा कि ये थोड़ा सा फ्री है तो ज़्यादा इधर उधर ना बैठे, दोस्तों में ना जाए, तो कुछ देखता हूँ इसमें क्या है। हाँ। तो वो मेरा बड़ा अच्छा टाइम था और मुझे अल्लाह ने एक डायरेक्शन देनी थी उस टाइम। शायद मैं ना बन पाता कि मेरे फादर ने ना सोचा होता ये। तो मैं अपने फादर के साथ अलहमरा आता था, वो अलहमरा में टीच करते हैं, अभी भी टीच करते हैं, साथ नौशाद अली खान साहब बांसुरी के टीचर हैं वो। लेकिन उस टाइम मुझे इतनी अक्ल नहीं थी मौसीकी को लेके, ये पता था कि मेरे अंदर कुछ है, लेकिन गिटार को देख के गिटार से अट्रैक्शन थी मेरी कि मैं शायद गिटार बजाऊं। और गिटार, क्योंकि गिटार एक यूथफुल एक वो बन गया, एक हाँ, फैशन बन बन गया। गया, हाँ। लोग ये नहीं उसको सोचते पहले कि हमें इसका शौक भी है कि नहीं, हम कर सकेंगे बस नहीं, बजाना है बस अपने वो गिटार, उसको हाँ। अटेम्प्ट करते हैं स्टार्ट में। तो मेरा भी उस तरह का ही था, मैं सीखने लग पड़ा। तो अब जब मैं गिटार में प्रैक्टिस करता था तो मेरे साथ मेरे दोस्त अहमद, ये भी प्रैक्टिस करते थे, अहमद उस पे गिटार पे, लेकिन वो मेरे से ना हो नहीं पाया। जब मुझे म्यूजिक की अच्छी सेंस हुई अच्छा, ना, मुझे बताएं, ये बांसुरी बेसिकली मैं बताता हूँ बांसुरी। फिर मेरे फादर ने मुझे फ्लूट की प्रैक्टिस करवाई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें बेहतर हो, अच्छा, फ्लूट में, तो तुम फ्लूट करो। फिर जब मैंने उनकी थोड़ी सी बात पे ट्रस्ट किया तो फ्लूट में प्रैक्टिस की। उसके 1.5 साल बाद मैं ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। और क्या नाम लेते हैं, इस तरह फिर मेरा स्टार्ट हो गया। मैंने बैटल ऑफ बैंड्स में, एक्सप्रेस न्यूज़ का ये एक इवेंट था, उसमें बैटल ऑफ बैंड्स में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था। काफी जबरदस्त। अब कुछ आप हमें बगैर इंतजार कराए कुछ सुना दें। कुछ ऐसा सुनाएं कि जरा लोगों के लिए क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था लोग सरप्राइज हो जाएंगे, जरा सरप्राइज कर दे लोगों को, कुछ ऐसा करें। मैं थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट का म्यूजिक जो है ना वो कंबाइन करता हूँ, क्योंकि इस पे जो है ना हमारे यानी कि जो ट्रेडिशनली म्यूजिक है वही बजता है अक्सर। मतलब वेस्टर्न ट्यून्स आप ईस्टर्न साजीने के ऊपर प्लीज।
impressive, very impressive. मतलब आपने कर दिया वो जो हम चाहते थे आप सुबह कर सुबह दें, fresh कर दिया फ्रेश हमें। कर दिया। और आई बिलीव जो फ्लेवर आपने ऑडियंस को दिया है वो शायद बहुत जरूरी है आजकल के इस डिप्रेसिंग माहौल के अंदर। आपने जो कि फ्लूट को सीखने की बात की थी, मैं एक चीज पे हैरान हो रहा था कि इसको सीखते कैसे हैं? इसके अंदर तो स्ट्रिंग्स नहीं होती, स्केल्स का पता नहीं चलता, उंगलियां हैं और सांस है, और सांस से स्केल पे जाना है आपने। इसका मतलब है आपके गले में भी सुर होना लाजमी है। बिल्कुल, यानी कि आपकी मैं कहता हूं कि दो तरह की प्रैक्टिस होती है फ्लूट बजाने की। एक आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए, आपने सुना वो म्यूजिक, ठीक है। और दूसरा कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जो फिंगर मूवमेंट्स बेहतर करती हैं, ठीक है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में और इसमें ये फर्क है जो मैंने जहां तक देखा है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को हम सिर्फ हाथों से प्ले करते हैं, यानी कि दो चीजों की जो है ना अपीयरेंस उसमें होती है। इसमें एट अ टाइम तीन चीजें होती हैं आपकी, यानी कि ब्लो जो आपकी ब्रेथ है और आपके हाथ के नोट्स, ये दो चीजों थे। और फ्लूट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ये फर्क है कि दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो ट्यून्ड होता है, गिटार बजाने से पहले ट्यून हो रहा होता है, ये इसको बजाने से पहले बंदे को खुद ट्यून होना पड़ता है। यानी कि आपका माइंड इतना रिदमिक होना चाहिए, इतना मेलोडियस होना चाहिए कि वो इसको ऑपरेट करे। टाइम हमारे पास बहुत कम मुश्किल नहीं है। हमने आखिर में आपसे एक मेलोडी जो आपने हमें थोड़ी सी पहले सुनाई थी, हम चाहते थे आप जरा दोबारा में सुना दें, लेकिन उससे पहले हमें ये बता दीजिए कि आपके गोल्स क्या है? एज अ म्यूजिशियन तो आप बजा ही रहे हैं, इंटरनेशनल अरीना पे कहीं पे जाना है, परफॉर्म करना है। बिल्कुल सर, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये करना भी है और मैं अलहमरा में टीच भी कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई बंदा प्रेजेंट करे तो ठीक है, सामने पता लगता है। चलो विश यू गुड लक, जल्दी से हमें वो सुना दीजिए। जिसने भी सीखनी है अलहमरा आके फ्लूट सीखे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, अलहमरा डेफिनेटली विल एंडोर्स इट फॉर श्योर। प्लीज मोइन हमें सुना दीजिए वो ट्यून जो हम इंतजार कर रहे हैं। प्ले करें, हम ये सुनेंगे, आपसे हम इजाजत लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।